ओके, लेसन नंबर 13 ओपन कर लिया सबने? सी, सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, बेसिकली इसमें दो एक्ट है, ठीक है। एक है रजिस्ट्रेशन एक्ट जो फर्स्ट पोर्शन है, और दूसरा पोर्शन इसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पहले आपके ग्रुप 2 के ECIPL के सब्जेक्ट में हुआ करता था, फिर वो वहां से उठा के उन्होंने यहाँ डाल दिया। उनको ऐसा लगा कि JIGL का कोर्स थोड़ा हल्का हो रहा है ना, तो कहीं कमी ना रह जाए, इसलिए उन्होंने कुछ 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो वहां से उठा के JIGL में डाल दिए। ओके, तो बेसिकली दो एक्ट है, अलग अलग एक्ट है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बेस्ड है एक दूसरे से, तो हम लोग अलग अलग करके ही पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा एक्ट पढ़ेंगे, देखो इसमें दिया है रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट। आप जरा समझते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट है क्या। हैव यू एवर हर्ड कि जो आप घर लेते हैं या कुछ लेते हैं उसकी रजिस्ट्री होती है? सबने सुना है? देखिए देखिए, होते हुए देखिए कि रजिस्ट्री के पेपर देखे? होते हुए देखिए, क्या बात है। प्रॉपर्टी खरीद ली, साथ में चले गए थे, अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है, तो आप कोरिलेट कर लेंगे। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखी है वो आज घर जाके अपने रजिस्ट्री के पेपर्स देखेंगे। तो घर जाके आज अपने घर वालों से कहिएगा कि जरा दिखाइए मकान के पेपर कहाँ हैं, तो वो कहेंगे बहुत लॉ पढ़ लिए है ना। पहले आप रजिस्ट्री के पेपर मांगेंगे, फिर आप कहेंगे जरा पार्टीशन डीड भी बनवाइए। पार्टीशन डीड समझ गए, बंटवारा, ठीक है। फिर वो आपका CS में आना बंद कर देंगे। रजिस्ट्री दिखती कैसी है बताओ? सबने घर पे देखा, स्टैम्प पेपर होता है। व्हाट इज दैट रजिस्ट्री एक्चुअली, क्या मतलब होता है इसका? मान लीजिए हम आपसे खुश होके ये प्रॉपर्टी आपको बेचना चाह रहे हैं, हमने कहा रोज आते हैं, आपको ये कमरा अपना सा लगने लगा है ना। कई बार सपनों में भी आता होगा कि यहीं क्लास में बैठे, तो इतना आपको अपनापन हो गया इस बिल्डिंग से कि हमने कहा चलो ठीक है, हम 10 करोड़ में ये बिल्डिंग आपको बेच देंगे। आप कहते नहीं, इतनी भी अपनी नहीं लग रही है, 10 करोड़ ज्यादा हो गए, है ना। सेल ट्रांजैक्शन हुआ हमारे और आपके बीच में, तो हमने कहा हम ये प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहे हैं, तो एक अग्रीमेंट बनाया हम लोगों ने, हमने साइन कर दिया, आपने साइन कर दिया, आपने हमको 10 करोड़ दे दी, हमने आपको बिल्डिंग की चाबियां दे दी, बात खत्म। ये रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, रजिस्ट्री का क्या मतलब हुआ? फिर उसके नाम पे करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? कहाँ करानी पड़ेगी? कोर्ट में। कोर्ट में करानी पड़ेगी। कोर्ट से क्यों करवानी पड़ेगी? कोर्ट को क्या मतलब? लीगल डॉक्यूमेंट के लिए। अच्छा, मतलब वही है, कुछ ना कुछ बताना है ना। देखो, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इन सब की रिकॉर्डिंग है हमारी गवर्नमेंट के पास। मतलब हमारी सरकार के जो म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये रिकॉर्डिंग है कि कौन सी बिल्डिंग किसके नाम पर है। जब आप कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, ठीक है, दैट मीन्स आपका नाम जो है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में चढ़ता है, ठीक है, कि हम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में चढ़वा रहे हैं कि आज से इस बिल्डिंग का ओनर ये पर्सन है। नाउ अंडरस्टैंड, मान लीजिए इस बिल्डिंग के ओनर हम हैं, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने आपसे कहा कि ये प्रॉपर्टी हम आपको बेचना चाह रहे हैं, तो आपने हमको 10 करोड़ दिए और हमने आपसे कहा हम आपको बिल्डिंग बेचेंगे, और हमने एक अग्रीमेंट बना लिया सिर्फ, ठीक है। लेकिन इस अग्रीमेंट को हमने रजिस्टर नहीं कराया। रजिस्टर कराने का मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जो रजिस्टर बना हुआ है उसमें बायर के नाम को चेंज कराना, मतलब सेलर के नाम को हटा के किसका नाम डाला जाएगा, बायर को। इस प्रोसेस को रजिस्ट्री कहा जाता है। रजिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि सेल परचेज से रिलेटेड है, वो तो मेरे और आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अग्रीमेंट हो गया कि हमने सेल कर दी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अग्रीमेंट हो गया, साइन हो गया। लेकिन इसके बाद अब बात आती है कि इसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में चढ़वाना है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में चढ़वाने के लिए हम लोग इसकी क्या करवाते हैं, रजिस्ट्री। रजिस्ट्री करवाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, कोर्ट में। कोर्ट में मतलब अदालत में नहीं जाते हैं, जो कोर्ट प्रेमाइसेस है वहां एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। उस रजिस्ट्रार के ऑफिस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। पहले के टाइम पे तो बड़ी फाइल्स दिखती थी, अब तो सब कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो डिजिटल फॉर्म में उन्होंने कर लिया है। और आपको पता है सबसे ज्यादा भीड़ वहीं होती है, जो लोग गए हो उन्होंने शायद एक्सपीरियंस किया हो कि वहां आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी फटाफट रजिस्ट्री होती रहती है। तो वहां सेलर जाएगा, बायर जाएगा, ठीक है, उनके विटनेस वो जाएंगे,
उन सबके सामने, रजिस्ट्रार के सामने, ठीक है, आपको वो साइन करना होगा पेपर, और फिर वो अपने रिकॉर्ड्स में ये एंट्री चढ़ा लेगा कि आज से इस प्रॉपर्टी का ओनर ए की जगह मिस्टर बी है। यानी देखा जाए तो गवर्नमेंट की नजरों में अब जाके आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बने हैं, रजिस्ट्री। दिस इज व्हाट इज नोन एज रजिस्ट्री, जो हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके अपने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करवाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई सेल परचेज ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें दो चीजें आती है। एक होता है स्टैंप ड्यूटी लगती है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन पे सरकार कहती है हमको कुछ ना कुछ टैक्स दो, और वो जो हम टैक्स देते हैं वो हमसे किस फॉर्म में लेती है? स्टैंप ड्यूटी के फॉर्म में। अब स्टैंप ड्यूटी कैसे लें, इसके लिए वो कहते हैं कि जो तुम अग्रीमेंट लिखो वो लिखो ही स्टैंप पेपर पर, ठीक है। इसका मतलब अगर मान लीजिए 1000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगती है आपके इस ट्रांजैक्शन में, तो वो कहते हैं 1000 रुपए के स्टैंप पेपर खरीदो। 1000 रुपए के स्टैंप पेपर खरीदने का मतलब इतना रुपया आपने सरकारी खजाने में जमा करवा दिया स्टैंप के नाम पर। तो एक तो आपने स्टैंप पेपर खरीदा, उस पर अपनी डीड लिखी, तो एक तो हमने स्टैंप ड्यूटी पे कर दी। और दूसरा लीगल एस्पेक्ट होता है कि हमें उसका क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। ये जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास, इसी को रजिस्ट्री कहा जाता है, और इसके ऊपर जो एक्ट लगता है उसको क्या कहा जाता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब बात समझ में आई हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब एक सिचुएशन अज्यूम करिए, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में एक आपसी सेटलमेंट हुआ। देखिए, भरोसा आपको भी हमारे ऊपर है और हमको भी थोड़ा बहुत है आप पे, ठीक है। तो हमने आपसे ये कहा कि देखो हम ये प्रॉपर्टी तुम्हें बेच रहे हैं 10 करोड़ की, ठीक है, लेकिन इसमें सरकार भी अपना हिस्सा मांगने लग जाएगी। पहली चीज तो स्टैंप ड्यूटी के तौर पे मांगेगी। आपको पता है जो स्टैंप ड्यूटी लगती है वो एड वैलोरम, एड वैलोरम मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू लगती है, जैसे 1% ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो अगर 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन है तो 10 करोड़ का 1%, इतने रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगेगी अकेले, ठीक है। फिर रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, उसमें खर्चा अलग हो जाता है, रजिस्ट्रार के चार्जेस, वकील के चार्जेस, सब कुछ। तो हमने और आपने दिमाग ही लगाया, हमने आपसे कहा कि देखो तुम हमें 10 करोड़ दे दो, हम तुम्हें कैश दे दें, ठीक है, मतलब सॉरी, तुम हमें 10 करोड़ दे दो, हम तुम्हें चाबियां दे दें और आज से तुम मालिक, ठीक है। अग्रीमेंट नहीं करेंगे हम लोग। अग्रीमेंट ना करके हमने रजिस्ट्री के भी खर्चे बचा लिए और स्टैंप ड्यूटी के भी खर्चे बचा लिए, ठीक है। बताओ, इज दिस वैलिड? व्हाई? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हमने आपसे पूछा ये वैलिड है कि इनवैलिड है? ये इनवैलिड है, क्यों? हाँ हाँ हाँ, वैलिड है कि ना? एक आंसर दो, वैलिड और इनवैलिड। दिस इज इनवैलिड, क्यों? ये बताइए, मेरे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, पता किसको चल रहा है कि सेल ट्रांजैक्शन हुआ है? वैलिड इनवैलिड तो दुनिया में तब कोई चीज होती है जब पकड़ में आती है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? बिना हेलमेट पहने चले जाते हो ना स्कूटी से गली गली निकाल के, हाँ वही तो, जो पुलिस वाले को देख के जो टर्न मारते हो, तो जब तक डंडा नहीं पड़ा तब तक वैलिड है एकदम बढ़िया से, और जहां चलान कट गया वही इनवैलिड है। भाई हमने आपको इस बिल्डिंग की चाबियां दे दी, आपने पैसा दे दिया, अब आप खुशी खुशी रह रहे हो, हमारे बीच में आपसी सेटलमेंट हो गया, इसमें इनवैलिड वाली क्या बात है? बताओ, व्हाट इज इनवैलिड? गवर्नमेंट की प्लेस थोड़ी मेरी पर्सनल प्लेस थी। हमने, आपने सिर्फ ये चाहा कि हमारी स्टैंप ड्यूटी बच जाए और रजिस्ट्री का खर्चा बच जाए। दिक्कत क्या है इसमें बताओ? ओके, एक ऑनलाइन में आंसर आया कि बायर ने प्रॉपर्टी इलीगली ली थी। इलीगल क्या है इसमें? कुछ भी इलीगल नहीं। ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। देखिए, हमने आपसे कहा सेल वैलिड है कि इनवैलिड? सेल तो वैलिड है, लेकिन बायर के पास एक रिस्क है। आपको समझ में आया? दिस ट्रांजैक्शन इज परफेक्टली वैलिड, ठीक है। सरकार नहीं कहती कि अगर सेल परचेज कर रहे हो तो रजिस्ट्री ही कराओ, वो कह रहे हैं आपसी सेटलमेंट में कर रहे हो, पता ही देखो, डीड बनाएंगे तब रजिस्टर होगी। डीड का रजिस्ट्रेशन होता है, आपको पता है, जो आप अग्रीमेंट बना रहे हो, अग्रीमेंट पे स्टैंप ड्यूटी लग रही है, अग्रीमेंट पे रजिस्ट्री हो रही है। हमने और आपने अग्रीमेंट ही नहीं बनाया, हमने ओरली का भाई भाई हम लोग, पैसे लाओ चाबी लो। जब अग्रीमेंट नहीं बना, डीड नहीं बनी, सरकार को पता क्या चल रहा है, दिस इज परफेक्टली वैलिड, हम लोग रहते रहते हैं। लेकिन इसमें एक रिस्क है, अगर कभी हमारे बीच में डिस्प्यूट हुई,
अब हमने पुलिस में जाके कह दिया ये मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, ठीक है, बताओ बायर के पास कोई राइट है कि नहीं? बायर के पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि प्रॉपर्टी लीगली उसकी है। अब आपको समझ में आया लोग रजिस्ट्री कराते क्यों हैं? बायर ये खर्चा बियर करने के बाद भी रजिस्ट्री कराता है। बायर कहता है 1 लाख 2 लाख लग जाए लेकिन हम रजिस्ट्री करा लेंगे भैया, कल को ओनरशिप तो कोई और नहीं क्लेम करेगा। दैट इज द रीजन रजिस्ट्री कराई जाती है। यानी अगर आप किसी से आपसी सेटलमेंट करके प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से वैलिड है, इट्स नॉट इनवैलिड। लेकिन इफ डिस्प्यूट अराइजेस, लॉ का यूज ही बताओ कब पड़ता है? जब डिस्प्यूट हो। हमने खुशी खुशी आपको मारा, आप खुशी खुशी मर गए, खुशी खुशी, ऑल्दो इट इज अ मर्डर, बट आप समझ लो लॉ की जरूरत ही तब पड़ती है व्हेन अ डिस्प्यूट अराइजेस। अगर डिस्प्यूट अराइज नहीं, आपके साथ कितनी बार ऐसा होता है, आप 500 रुपए किसी ने चोरी कर लिए, लेट्स से, ठीक है, अब आपने केस नहीं किया, ठीक है, और वो अपने आप से बोलेगा नहीं, मैटर सॉल्व ही है। लॉ की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपने कंप्लेन फाइल करी। लॉ की जरूरत तो तभी पड़ती है ना, अगर काम हुआ और आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो फिर बात ही खत्म। सिमिलरली हम और आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमने डीड नहीं बनाई, लेकिन अगर हमने डीड बनाई और रजिस्टर नहीं कराई वो गलत है। डीड बनाई स्टैम्प पेपर पे नहीं करी या स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी वो गलत है। सो यहाँ पर मेन बात क्या आती है, रजिस्ट्रेशन कराया इसलिए जाता है ताकि बायर को प्रोटेक्शन मिल सके। कल को सेलर ये ना कह दे कि हमने ये ट्रांजैक्शन कभी एंटर किया ही नहीं था और बायर के पास इसका कोई प्रूफ ना हो। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो अग्रीमेंट यानी ट्रांजैक्शन का नहीं होता है, डॉक्यूमेंट का होता है। डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं आप कि भैया देखो हमारे और उनके बीच में ये डीड साइन हुई है, वो लेके जाते हैं हम रजिस्ट्रार के पास कि हमारे और उनके बीच में ये डीड साइन हुई है, आप इसको अपने रिकॉर्ड्स में चढ़वा लीजिए, ठीक है। दिस इज व्हाट इज नोन एज रजिस्ट्रेशन। ट्रांजैक्शन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अगर मेरे और आपके बीच में ओरली हो गया अग्रीमेंट, जैसा अभी हमने आपको बताया, क्या इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? नो, ओरल अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। समझ आ गया सबको प्रोसेस? ठीक है, देखिए registration means recording the contents of a document with a registering officer। registration का बेसिक मतलब देखो, recording the content of a document, किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हम किसके पास लिखवा रहे हैं? रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल आप अपने पास रखे, आप क्या करते हैं उसके जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके रिकॉर्ड्स में चढ़वा देते हैं? रजिस्ट्रार के। The Registration Act was set up with the purpose of ensuring registration of documents related to deal regarding land or immovable property। Obviously, ये transaction ज्यादातर किससे related होते हैं? Immovable property से। A document which is registered, बताओ ये लाइन क्या लिखी है? A document which is registered becomes more authentic and trustable। सिर्फ authentic है, ट्रस्ट के लिए, लीगल रिकॉग्निशन के लिए ऐसा कराया जाता है कि उसका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपसी सहमति से हम लोग अग्रीमेंट करना चाहें तो दैट इज ऑल्सो वैलिड। हाँ बेटा, ओरल अग्रीमेंट, हाँ ठीक है, नहीं गए, ठीक है, हाँ ये अगली दिक्कत आएगी। एक दिक्कत तो ये है कि कल को सेलर ने मना कर दिया, हमने बेची नहीं थी। दूसरी दिक्कत ये, बायर उसको कभी फर्दर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, और अगर बायर बेचे तो वो भी वही करे ओरल कि तुम मान लो मेरे पास है। आई यू अंडरस्टैंडिंग भाई? जिस बायर को तुम बेचना चाहोगे वो तो कहेगा हमें तो प्रॉपर्टी पेपर दिखाओ, वो कहेगा नहीं प्रॉपर्टी पेपर मेरे पास नहीं है, वो तो सेलर के पास है, हम स्टैम्प ड्यूटी बचाना चाह रहे थे। आपको लगता है कोई, आप बायर हो अगर मान लो, आप खरीदोगे किसी ऐसे पर्सन से? नो, आप कहोगे भैया जिसका नाम लिखा हम तो उसी को ओनर मानेंगे। दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज, इसलिए लोग रजिस्ट्रेशन कराते। वही आई एम टेलिंग यू, रजिस्ट्रेशन कराने का खर्चा बहुत है, लेकिन फिर भी लोग कराते हैं। रीजन भी कि इससे एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है और हम आगे ट्रांजैक्शन मूव करा सकते हैं, वरना हम नहीं बेच पाएंगे प्रॉपर्टी। और उधर सोचो क्या हुआ, सेलर ने मना कर दिया और बायर भी नहीं है कोई, मतलब सेलर ने मना कर दिया, हमने इनको प्रॉपर्टी दी नहीं और हम फर्दर भी नहीं बेच पा रहे, तो मेरे जो 10 करोड़ थे वो तो गए। समझ में आया? दूसरी बात, वो 10 करोड़ भी तुमने बैंक के थ्रू नहीं दिए होंगे, कैश में दिए होंगे, क्योंकि तुम बैंक में देते तो उसका जवाब क्या है, 10 करोड़ किस बात के, तो सेलर ने कहा होगा कैश में दे देना, वो एक अलग प्रॉब्लम, तुम्हारे पास उसकी रिसीविंग नहीं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन ये होता है कि उसका क्या करा लिया जाता है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फाइन। द रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइड्स
provisions relating to registration of the document with the respective authority. Both, that is, देखो दो चीजें होती है, stamping and registration. Stamping and registration play a vital role in transferring a property. These two makes a document more authentic. इसमें एकदम लास्ट लाइन मार्क करो, the registration is of a document and not of a transaction. कह रहे ट्रांजैक्शन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, किसका रजिस्ट्रेशन होता है? डॉक्यूमेंट. ठीक है. अब आ जाओ क्लासेस ऑफ डॉक्यूमेंट. किन किन को, अब इन्होंने एक्ट में बताया है दो कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं. कुछ डॉक्यूमेंट्स वो जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स वो जिनका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल होता है. ठीक है. तो देखो सबसे पहली कैटेगरी में क्या पढ़ने वाले हैं? कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स. यानी इस कैटेगरी में हम लोग कौन से डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे? जिनका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है. फर्स्ट, हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, कॉपी ले सकते हैं. एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट, इसीलिए तो करवा रहे हैं कि भाई मान लो, जैसे एक और चीज बताएं, चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स खो गए, मेरे रजिस्ट्री के पेपर खो गए, इसका मतलब ये नहीं मेरी ओनरशिप खत्म हो गई. हम रजिस्ट्रार के पास जाके दोबारा रजिस्ट्री की कॉपी बनवा सकते हैं. इसका एक सेकेंड एस्पेक्ट भी समझो. मान लीजिए हमने आपसे कहा हम ये बिल्डिंग आपको बेचना चाहते हैं. अब आप भी लॉ के स्टूडेंट है, आपने कहा मैं ऐसे थोड़ी ना, प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाइए. तो हमने आपको रजिस्ट्री दिखा दी, उसमें मेरा नाम लिखा था, लेकिन वो रजिस्ट्री फर्जी थी. लॉ तो हमें भी आती है. फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिया हमने, हमने कहा ये देखो रजिस्ट्री, इसमें मेरा नाम लिखा है. अच्छा, फर्स्ट एस्पेक्ट, आप कन्विंस हो गए और आपने ट्रांजैक्शन कर लिया. सेकेंड एस्पेक्ट, आप कह रहे हैं ऐसे थोड़ी, हम रजिस्ट्रार के पास जाके कंफर्म करेंगे. समझ में आया? अब आप रजिस्ट्रार के पास गए, आपने कंफर्म कराया कि ये लैंड इन्हीं की है कि नहीं है. वहां आपको समझ में आ गया नहीं, ये लैंड तो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है. आपको पता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज्यादातर धोखाधड़ी इसी चीज पे होती है. फर्जी पेपर बनवा लिए और दिखा दिया कि देखो हम ओनर है. जो हमारे यहाँ के भारत देश के जो लोग हैं बहुत मासूम है. पहली चीज तो आपको पता है, ये भी कोई पूछ ले कि प्रॉपर्टी के पेपर दिखाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है. इसलिए लोग लॉयर्स हायर करते हैं कि भाई जो ऑनेस्ट है, जो मासूम है, उसको नहीं पता क्या क्या चेक किया जाता है, तो वो लॉयर हायर करता है. अब लॉयर चेक करता है कि पहले हमें चेन डीड दिखाओ. चेन डीड समझते हो क्या हुआ? कि मतलब प्रॉपर्टी किसकी थी, उसके पहले किसकी थी, उसके पहले किसकी थी, पूरी चेन डीड. ठीक है. उसके बाद रजिस्ट्रार से कंफर्म करेगा वो कि वही प्रॉपर्टी उसी पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड है. ऐसा तो नहीं सेल डीड फर्जी है. ये पूरी चेकिंग होती है, लीगल वर्क पूरा चेक होता है, तब प्रॉपर्टी परचेज की जाती है. अब एक और बात समझिए, इसीलिए ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं होम लोन लेके खरीदना. होम लोन में आपको पता है ये काम कौन करता है? बैंक. क्यों बताओ क्यों? क्योंकि देखा जाए, हाँ, पैसा बैंक ने लगाया है. ये पूरी लीगल चेकिंग, मतलब आप समझो अगर आप होम लोन लेके घर खरीद रहे हो तो आप आराम से बैठो घर पे, आपको टेंशन लेने की, चेकिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि बैंक की पूरी टीम होती है जो पूरी चर्चा करती है. पहले वो देख के आती है वो प्रोमाइसेस है कि नहीं. समझ में आया? वो जगह है कि नहीं, उसी जगह पर है कि नहीं जो रजिस्ट्री में लिखी है. रजिस्ट्रार के ऑफिस में लॉयर जाएगा, उनका चेक करेगा, क्रॉस टैली करेगा, चेन डीड देखेगा. ये सब काम बैंक करता है और बैंक इस चीज की चार्जेस लेता है आपसे. ये सब कुछ बैंक चार्जेस वगैरह नाम का होता है उसका. और ये सब कुछ करने के बाद जब वो श्योर कर लेता है कि प्रॉपर्टी सही है, तब जाके वो आपको लोन ग्रांट करता है. हाँ, घूस खिला के तो सभी इन्वॉल्व हो सकते हैं. वैसे देखो, रजिस्ट्रार इज अ पर्सन. ठीक है. वैसे अगर मतलब दो एस्पेक्ट समझो. पहली चीज, रजिस्ट्रार एक इंसान है, अगर आप घूस देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन वो डिपार्टमेंट है, रिकॉर्ड्स वहां है. अब या तो तुम इतनी घूस दो कि तुम रिकॉर्ड्स भी चेंज कराओ पूरे, ठीक है, और फिर ये भी हो कि फर्जी वहां पे भी तुमने डीड चेंज करा दी. अदरवाइज दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. हमने तो ऐसा कोई केस फिलहाल नहीं सुना, बट कुछ भी हो सकता है हमारे देश में. जैसे तुम्हारा दिमाग पहुंच गया वहां तक, ऐसे लोग कर भी सकते हैं. ठीक है, कि रजिस्ट्रार से चेंज करा दिया. बयाना तो एक सिंपल एडवांस अमाउंट है, अभी कुछ हुआ नहीं है ट्रांजैक्शन. ठीक है. जैसे हमारा ट्रांजैक्शन 10 करोड़ का हुआ, तुमने कहा हम 1 लाख देके बुक करा रहे, ये बयाना होता है. अगर तुम कैश में दे रहे हो तो तुम्हारे पास रिसिप्ट नहीं है, और अगर तुम कह रहे हो कि नहीं हमने 1 लाख दिया, हमें इसके अग्रीमेंट को, दो अग्रीमेंट फॉर सेल बनता है. पहले बनता है अग्रीमेंट फॉर सेल, फिर बनती है सेल डील. अब जैसे हमने तुम्हें 1 लाख दिया, तो हम बायर, हमें तो चाहिए कि तुम्हें मिला है 1 लाख.
कल को तुम डिनाई ना कर दो, नहीं भैया हमको 1 लाख मिला ही नहीं है, तो हम ये कहते हैं आज जो हमने तुम्हें 1 लाख दिया इसका हमें अग्रीमेंट साइन करके दो, वो बनता है अग्रीमेंट फॉर सेल। उसमें लिखा जाता है आई हैव रिसीव्ड अ सम ऑफ 1 लाख टुवर्ड्स द सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी, द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इतना जो बचा दैट विल बी पेड आफ्टर इतना मंथ्स, तब सेल डीड बनती है, वो भी रजिस्टर होता है। अभी ये टॉपिक आएगा इस, वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे पैसे की लेन देन हो रही है, अग्रीमेंट फॉर सेल। एब्सोल्युटली वो वही कंडीशन है। अब ऐसा थोड़ी है कि तुमने 1 लाख देख के बिल्डिंग बुक करा ली, अब 25 साल हो गए तुम्हारा आता पता ही नहीं है भाई। हाँ, सेलर की नजरों से सोचो ना कि तुम नहीं हो तो कोई और बायर आएगा, तुम फंसा के रखे हो ट्रांजैक्शन, तुमने बयाना दे दिया, तुम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए वो टाइम लिमिट डाल देता है कि इतने महीने 6 महीने के अंदर कंप्लीट करो, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा ट्रांजैक्शन। ठीक है, दैट इज अग्रीमेंट फॉर सेल। हाँ, पार्ट्स पार्ट्स में कर दो, अच्छा तो वो क्या होता है पता है, वो होता है स्टैम्प ड्यूटी बचाने का चक्कर। एग्जैक्टली नहीं, उस वो ये बोल रहे हैं कि हम पूरा भी नहीं दे सकते तो हमने बुक करा लिया, ठीक है। आप जो बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकली 50 लाख, अब 50 लाख पे लगता पूरा स्टैम्प ड्यूटी, तो हमने आपसे कहा एक काम करो 20 लाख कैश में दे दो, 30 लाख की ट्रांजैक्शन दिखा देते हैं। हाँ, अभी आ रहे हो उस पॉइंट पे, हमें भी आती है टैक्स थोड़ी बहुत। सो 50 लाख का ट्रांजैक्शन है, नहीं हम बताएंगे। 50 लाख का ट्रांजैक्शन है, समझो कैसे होता है, जो आपको पता है ज्यादातर ट्रांजैक्शन ऐसे ही होते हैं। अब जो हम बताने जा रहे हैं, 50 लाख का ट्रांजैक्शन था, अगर 50 लाख अग्रीमेंट में लिखते तो स्टैम्प ड्यूटी कितने पे लगती? 50 लाख पे। तो बायर और सेलर ने अग्री किया एक काम करो 30 लाख दिखाओ और 20 लाख तुम हमें कैश दे दो। पहले वो पूछता है कैश कितना दे सकते हो, ठीक है, उसने कहा 20 दे सकते हैं, तो उसने अग्रीमेंट में वैल्यू कितनी दिखाई? 30 लाख। अब स्टैम्प ड्यूटी कितने पे लगी? 30 लाख पे, यानी उन्होंने कितने पे स्टैम्प ड्यूटी बचाई? 20 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी बचा ली, ठीक है। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ लॉ में ये कहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे तो तुम ये कहोगे कि 50 लाख की 49 लाख कैश दे दो, 1 लाख की प्रॉपर्टी बेचनी दिखा दो। इंसान ये भी तो कर सकता है, 49 लाख कैश दे दो और 1 लाख की तुम ट्रांजैक्शन दिखा दो, 1 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी दे दो। इस पे हमारी सरकार कहती है कि उस प्रॉपर्टी का जो सर्किल रेट चल रहा है उससे नीचे वैल्यू नहीं दिखा सकते। सर्किल रेट समझते हो? उस प्रॉपर्टी की वैल्यू असेस्ड बाय द गवर्नमेंट, हर प्रॉपर्टी की वैल्यू असेस्ड बाय द गवर्नमेंट होती है ना, तो हम लोग सर्किल रेट कहते हैं। तो आपका भी जो मकान है, आपका भी जो घर है, उसका एक सर्किल रेट है जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट ने तय करके रखा हुआ है। अब वो कह रहे हैं उसके नीचे नहीं हो सकता, तो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं सर्किल रेट या योर ट्रांजैक्शन विच एवर इज हाइयर, हम उस पर लगा देते हैं। समझ में आया? तो मान लो 50 लाख थी, सर्किल रेट है लेट से उसका 40, तो अब तुम एक नंबर में 40 के नीचे नहीं दिखा सकते क्योंकि 40 पे तो लगनी ही लगनी है। समझ में आया? दिस इज व्हाट इज द थिंग। तो सर्किल रेट के हिसाब से ये इसीलिए लगाया गया था ताकि इसमें टैक्स में झोलझाल ना हो, बट देन लोग अब क्या करने लगे, सर्किल रेट के बराबर दिखा देते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू सर्किल रेट से कहीं ज्यादा चल रही है क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स एरिया वाइज बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो जितना सर्किल रेट होता है उतने का ट्रांजैक्शन दिखा के उसको स्टैम्प ड्यूटी दे देते, बाकी कैश भी कर लेते, ऐसे करा जाता है। बता रहे थे गलत है लेकिन करा ऐसे ही जाता है, ठीक है। और बताओ। हाँ, आपको पता है कानपुर में बहुत सारी ऐसी जगह आज में जो लीज पे ही है क्या? हाँ, 2 तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे लग रहा है हम वो प्रॉपर्टी लॉयर बने बैठे और सब अपनी पर्सनल घरों की प्रॉब्लम लेके आ गए। अच्छा, 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एक होती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। लीज होल्ड का मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था, सारी जमीन सरकार की होती थी और सरकार क्या करती थी, प्रॉपर्टी को दे देती थी लीज पे, जैसे 99 ईयर्स लीज, ठीक है, या 199 ईयर्स लीज, अब 999 ईयर्स लीज। तो 99 ईयर्स लीज का मतलब समझ रहे हो, तुम्हारी ही है लेकिन तुम्हारी नहीं है। हाँ, 99 ईयर्स लीज का मतलब क्या हो गया कि तुम ही एंजॉय करोगे, तुम्हारे आगे बच्चे। और सोचो 999 साल की लीज, तुम, तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ठीक है, लेकिन द प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी लीज होल्ड, तुम ओनर नहीं हो उसके, ठीक है। कैंट एरिया जो अपना है, सबने देखा होगा आई थिंक, कैंट में जो एक साइड वाला एरिया वो पूरा लीज होल्ड है, लाइन से उसमें सारी प्रॉपर्टी लीज होल्ड। अब जब आप परचेज करने जाते हैं
तो आपको ये देखना होगा कि वो फ्री होल्ड है कि लीज होल्ड है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हो ना तो वो लीज होल्ड ही बिकती है। बट इसमें एक ऑप्शन होता है, आप चाहो तो लीज होल्ड को फ्री होल्ड करा लो, उसमें पैसे लगते हैं। किस चीज में? फायदा नहीं है। ये बेटा बहुत साल पहले की है, सरकारी जमीन थी, बेच सकते नहीं। क्लॉजेस होते हैं ना, जैसे आपको पता है कुछ ट्रस्ट की भी जमीन होती है ना, वो बेच सकते नहीं है उन्होंने रहने, जैसे जो बस्तियां वगैरह बनती हैं, ये सब ट्रस्ट टाइप की जमीन होती है सरकार की, तो ये उन्होंने दे दी, अब लोग उसमें रह रहे इतने सालों से। तो उसमें सरकार, ऐसा नहीं कोई लीज रेंटल बहुत ज्यादा मिलता है, कुछ नहीं मिलता, बस उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप उस पर्सन की नहीं होती, अब गवर्नमेंट की होती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ हाँ, तो सोच के देखो, 10 रुपए। एग्जैक्टली exactly. आज भी हमारे शहर में बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं जिनका रेंट जाता है, और वो पता है कहते, बताओ 5 रुपए था 6 कर दिया। हाँ, उनको बड़ी दिक्कत है इस बात। 5-5 रुपए के कॉलोनीज है जिसमें 5-5 रुपए रेंट जाता है आज भी, और वो 5 रुपए के 2 रुपए बढ़ जाते हैं तो नाराज हो जाते हैं वो लोग। 5 रुपए था, 7 रुपए देना पड़ रहा है अब। हाँ, दिस इज रियलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट की जमीन है। तो ये आप सोचो, जिस हिसाब से कह रहे हो ना 10 रुपए देना पड़ता है, आपको लगता है 10 रुपए के हिसाब से ओनरशिप है उसकी? 10 रुपए कुछ नहीं है, मेंटेनेंस चार्जेस तक नहीं है। बट वो प्रॉपर्टी लीज होल्ड है, लेकिन आप उस लीज होल्ड को ना फ्री होल्ड करा सकते हो। आप पैसे देने पड़ते हैं उसमें, ठीक है, ऑब्वियसली सरकारी किसी काम में, ठीक है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो कुछ उसमें कुछ पैसे लगते हैं, उसको देने के बाद आप उसको फ्री होल्ड करा सकते हो। इंपॉर्टेंटली जब आप परचेज करने जाना, तब ये जरूर देखना कि वो प्रॉपर्टी लीज होल्ड है कि फ्री होल्ड है। फ्री होल्ड ही परचेज करी जाती है, ठीक है, तो ये देखना जरूरी है। परचेज लीज होल्ड ही करोगे, तुम्हें भी लीज होल्ड अधिकार मिलेगा। लोन वाला तो देगा नहीं, लेकिन अगर तुम लीज होल्ड परचेज कर रहे हो ना, तो तुम्हें लीज होल्ड ही ओनरशिप मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने लीज होल्ड वाले से लेके तुम्हें फ्री होल्ड मिल गई, फ्री होल्ड करवानी ही पड़ेगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, जाएगा तो मतलब ऐसे समझो ना, हमें किराए का कमरा मिला था, हमने वो तुम्हें सबलेट कर दिया, किराया तो हमें मिल रहा है, लेकिन उनकी नजरों में क्या है, उनकी नजरों में तो उन्होंने हमको किराए पे दिया। तभी तो कह रहे रिस्क, ज्यादा रिस्क होती है बायर की। उसको ओनरशिप तो, पैसे वो पूरे लेगा क्योंकि प्रॉपर्टी दे रहा है, लेकिन अधिकार उसको पूरा नहीं मिल रहा। अब जिन बायर्स को ये नॉलेज नहीं होती लीज होल्ड फ्री होल्ड वाले की, वो इसमें फंस जाते हैं। तभी whenever you are entering any type of such transaction, तो लोग लॉयर वगैरह की हेल्प ले लेते हैं इन सब चीजों, क्योंकि बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको देखना बहुत जरूरी है। और पूछो, घर के मामले? हाँ, नहीं, फ्री होल्ड में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी है, आपके नाम पर है। इसमें भी कुछ जमीन अराजी की जमीन होती है, देखा है कभी किसी ने? एक फ्री होल्ड होती है, एक अराजी। अराजी की जमीन मतलब जो पहले वो नहीं, किसानों वगैरह को दे दी जाती थी, हाँ, वो ग्राम पंचायत वगैरह से अप्रूव्ड होती है। जैसे अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी होती है। व्हेनेवर यू आर परचेजिंग, तो सबसे पहले ये देखो केडी अप्रूव्ड है, फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है, कि अराजी की जमीन है। ज्यादातर जितने अपार्टमेंट्स बनते हैं, आपको पता है, ये अराजी की जमीन होती है। क्यों? क्योंकि इनको सस्ते रेट पे मिल जाती है, तो ये बना देते हैं अपार्टमेंट, और फिर 1-1 करोड़ का फ्लैट बेचते हैं। सबसे अच्छा काम तो यही है, आपको पता है ना हो, अगर सीएस बाय द वे दिस इज। और आजकल तो बड़ा बढ़िया है, ये लोग ऐसे वो खरीद लेते हैं, ये घर, छोटे छोटे घर नहीं, जैसे इसी लेन में आप देख लो ना, कितने घर है, वो घर खरीद लिया, उसको तोड़वा दिया, फ्लैट बनवा दिया, और बस, वो बोलते हैं ना बिल्डर्स फ्लोर बोलते हैं इसको, छोटे छोटे फ्लैट बनवा दिए और 1-1 करोड़ों के सारे बेच दिए। जिसकी जमीन होती है उसको एक फ्लैट दे देते हैं और बाकी के अपना बेच देते हैं। सबसे अच्छा बिजनेस है ये। सब ऐसी है, जितने भी आप बिल्डर्स देखो ना, सब अराजी की जमीन में लेते हैं, बस वही तो मेन बात है। तभी आपको पता है, ये जो बिल्डर्स होते हैं ना, एक दो बातें होती है, एक तो कैपिटल लगता है, दूसरा इसमें जुगाड़ बहुत लगता है। क्योंकि आप जब भी कुछ बनाने जाओगे ना, सबसे पहले नगर निगम वाले की ये अप्रूवल नहीं मिलेगी, वो अप्रूवल नहीं मिलेगी। आप हमेशा देखो, जितने बड़े बिल्डर्स है ना, दे ऑलवेज हैव अ पॉलिटिकल कनेक्शन। बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ही नहीं सकते। आप सोचो, आप अपने घर में छोटा सा कंस्ट्रक्शन कराओ, वो आ जाते हैं, भैया ये कैसे बना रहे हो, यहाँ दीवार नहीं लग सकती। कितने घर आप देखिए, जो लोग, कुछ आपने भी देखा होगा कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो वो ऊपर दीवार की बजाय वो टिन डलवाते हैं, देखा आपने टिन? क्यों आपको पता है? क्योंकि वो अलाउड नहीं होता। एंड हाँ, टिन को एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं माना जाता, वो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन माना जाता है। परमानेंट आपका अलाउड नहीं है। आपका नक्शा पास है 2 लेवल तक का, ठीक है।
अब आप छत पे बनवा रहे हो, तो वो छत पे बनवा के रूफ पे उन्होंने टीन डलवा दी, इसको कंस्ट्रक्शन नहीं माना जाता। ठीक है, अब जैसे ये बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, इन बिल्डर फ्लोर में 4 फ्लोर तक अलाउड होता है और किसी भी बिल्डर फ्लोर में आप देखो ज्यादातर क्या होता है, छत पे एक बना होता है फ्लैट, और वो भी पीछे की तरफ। वो इसीलिए बना होता है क्योंकि अलाउड है नहीं, पीछे की तरफ बना है, दिख ही नहीं रहा है, कौन कंप्लेन करे, कंप्लेन हो गई तो सील हो जाएगा। और वो छत, सोचो छत बेच के 1-1 करोड़ का फ्लैट बेचते हैं, वो क्या बेच दी, छत बेच दी। तो दिस इज व्हाट इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। इसीलिए तो बिल्डर्स इतना इंक्रीज हो गए, लेकिन हम लोग तो सीएस कर रहे हैं, है ना, हम लोग थोड़ी बिल्डर बनने वाले। और बताओ, चले, चलो यार बहुत हो गया, अब तो घर के प्रॉपर्टी के पेपर ही देखेंगे पहले। नहीं, जब ये चैप्टर थोड़ा पढ़ लेंगे ना, तो एक बार देखना जरूर रजिस्ट्री, पढ़ना, उसमें मजा आएगी आपको। ये भी पता चल जाएगा घर वालों के नाम ही है कि नहीं, आपको मिलने की उम्मीद है कि नहीं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल। देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल। सेक्शन 17 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो ले डाउन करता है उन डॉक्यूमेंट्स को जो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब बताओ क्या हुआ, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हम गिफ्ट कर रहे हैं। जब हम आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं तो उसके लिए बनती है गिफ्ट डीड अग्रीमेंट। ठीक है, गिफ्ट के केस में 2 पार्टीज होती हैं, बताओ कौन कौन, डोनर एंड डोनी। ठीक है, जो डोनर है वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, और डोनी जिसको वो प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है। ओके, अब ये कह रहे हैं अगर हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट दे रहे हैं तो वो गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। ओके, लेकिन गिफ्ट का कंप्लीशन होता है एक्सेप्टेंस से, ना कि रजिस्ट्रेशन से। मतलब इस बात का मतलब समझिए, मेरे और आपके बीच में अग्रीमेंट बना, गिफ्ट डीड बनी, हमने साइन करके दे दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन ये सेल वैलिड हो गई है, ये गिफ्ट कंप्लीट हो गया है। गिफ्ट उस दिन से कंप्लीट माना जाता है जिस दिन से एक्सेप्ट हो जाता है। वैलिड गिफ्ट की सबसे पहला पहचान पता है क्या होती है, इट शुड बी एक्सेप्टेड। हम आपको गिफ्ट देंगे, वो गिफ्ट बताओ कब कंप्लीट होगा, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे। रजिस्ट्रेशन कराना सिर्फ और सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी है, मतलब हमने और आपने गिफ्ट, हमने गिफ्ट दिया, आपने गिफ्ट ले लिया, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। अब इसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी है, ये एक लीगल फॉर्मेलिटी है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि गिफ्ट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो जाए। कंप्लीट किस दिन हो गया, जिस दिन एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, लेकिन वैलिड मतलब रजिस्ट्रेशन क्योंकि कंपलसरी है, इसलिए वो वैलिड तभी होगा जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। ये बात समझ में आ गई, थोड़ी थोड़ी आई है। अच्छा समझो, हमने आपको गिफ्ट दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्या हम वापस ले सकते हैं, बताइए। हमने आपको गिफ्ट दिया, हमने आपको ये लैपटॉप गिफ्ट दिया, ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर 25 को आ गया रिजल्ट, 25 फरवरी, ठीक है, हमें गुस्सा आ गया, हमने कहा वापस करो हमारा गिफ्ट, वापस मांग सकते हैं, ले सकते हैं, बताओ। गिफ्ट हमने दे दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्या अब वापस लिया जा सकता है, ले सकते, नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। आप लड़ झगड़ के ले लेते हैं, वो बात अलग है। लीगली गिफ्ट उस दिन कंप्लीट हो गया जिस दिन दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। आप गुस्से में कह देते जाओ मेरे सारे गिफ्ट वापस करो, है ना, वो गुस्से में होता है, लॉ में नहीं होता। लॉ में एक बार आपने गिफ्ट दे दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, नाउ यू डू नॉट हैव एनी पावर टू टेक इट बैक। यानी कि कंप्लीट किस दिन हो गया, जिस दिन एक्सेप्टेंस हो गया। अब उसके बाद अगली फॉर्मेलिटी ये आती है कि हमें इस गिफ्ट डीड को क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर। ओके, तो देखो लिखा है इन केस वेयर द डोनर डाइज बिफोर रजिस्ट्रेशन। अब समझो क्या हुआ, हमें ये प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट देनी थी, ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट दी, साइन करा अग्रीमेंट में, आपने प्रॉपर्टी देखी, आपने साइन किया, और जैसे ही आपने साइन करा हम मर गए। यही देखने के लिए जिंदा थे बस, कि हम, मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं जीते जी प्रॉपर्टी हमारे बच्चे ले ले, और आपने जैसे ही साइन किया हम मर गए। बताओ खुश कितनी हो हाँ ठीक। अच्छा अब बताओ ये गिफ्ट कंप्लीट है कि नहीं है शी इज सो हैप्पी, बिल्कुल कंप्लीट है। बताओ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी,
कंप्लीट है कि नहीं है? रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन डन, कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, पक्का। अब बोलो बोलो। हाँ ओके अब इस पॉइंट पे आओ, पहले इस बात पे अग्री करो कि कंप्लीट हुआ कि नहीं, फिर हमारे बच्चों तक बात आएगी, ठीक है। हाँ पहली बात ये आई कि हमने आपको गिफ्ट दिया, ठीक है आपने एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करते ही मेरी डेथ हो गई, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पहले इतनी बात बताओ, गिफ्ट कंप्लीट है? इट इज कंप्लीट, ठीक है। अब अगली बात आ गई जो हम बताने वाले थे, वो भी बाद में बताएंगे, पहले बच्चों को ले आ रहे जरा। हमारे बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी थी, बताओ अधिकार आपका बायर मतलब डोनी का होगा या हमारे बच्चों का होगा? डोनी का। हमारे बच्चे क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज गिफ्ट वॉज कंप्लीट। अग्रीमेंट हो गया था, वही तो मैंने बताया, हमने साइन कर दिया, आपने साइन कर दिया, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता हाँ हम गिफ्ट ले रहे हैं, लॉ में ओरल एक्सेप्टेंस कुछ नहीं होता, एक्सेप्टेंस मतलब साइन करो, क्योंकि ओरली तो किसी चीज की वैलिडिटी नहीं है, गिफ्ट डीड बनती है, यही यही डिफरेंस हम आपको बताने की कोशिश करें। हमने जब आपसे कहा हम आपको बिल्डिंग गिफ्ट करें, इसका मतलब हमने डीड बनाई, ठीक है, डीड बना के हमने साइन किया, फिर हमने आपको दिया, आपने कहा आई एक्सेप्ट और आपने साइन किया, ये हो गया डीड बनाना। और इस पे रजिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? इस डीड को लेके रजिस्ट्रार के पास जाना, ये नहीं हुआ था, बट इट इज कंप्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस दिन एक्सेप्टेंस हो गया वहां से कंप्लीट हो गया। जो बायर है मतलब डोनी है, डोनी अब अकेले लेके उसको रजिस्ट्रार के पास जाएगा तो भी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तब होता अगर हम जिंदा होते। हाँ तो फिर तो प्रूव ही नहीं हो पाएगा, फिर तो हमारे बच्चे जीत जाएंगे प्रूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। लॉ में वही हमने बताया ना, लॉ में वही सच है जो प्रूव हो जाए, प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सब जगह यही अज्यूम करते हैं कि अगर हम कह रहे हैं अग्रीमेंट हुआ मतलब डीड है, रिटन डीड। हाँ बेटा विल अलग हुई, अभी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। विल सब बनाएंगे हम अपनी, विल में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, खुशी से जो मिले सब मिल जाता है। हाँ बेटा हाँ प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें, अगर हमारे बच्चों ने प्रूफ कर दिया कि ये मतलब इन आखिरी में मरते समय इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और ये जो बच्चे जेआईजीएल पढ़ने आते थे ये इन्हीं के कंट्रोल में थी, अगर इन मेरे बच्चों ने प्रूफ कर दिया और प्रूफ हो गया और जज कन्विंस हो गया तो वो गिफ्ट डीड कैंसिल हो जाएगी। यही तो लॉ है, यही तो लॉ है, आपको यही तो प्रूव होता है कोर्ट में कि या इन्होंने मैम को हिप्नोटाइज कर दिया था या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ, आप क्या प्रूफ करोगे? अच्छा अब आप इतनी बात कर रहे हो तो वही क्वेश्चन भी पूछ रहे, प्रूफ कैसे करोगे? आप कैसे प्रूफ करोगे कि नहीं इन्होंने होशो आवाज में किया? प्रॉपर साइन तो विक्टिम, विटनेस, विटनेस, दैट इज द करेक्ट आंसर, विटनेस। हाँ बट लॉ ये मानता है विटनेस, आपको पता है विटनेस होता किस चीज का विटनेस है? यही कि इस पर्सन ने होशो आवाज में साइन किया है, वो विटनेस इसी बात का विटनेस है कि मिस्टर कल को हमने साइन किया, मना कर दे मेरा साइन ही नहीं है, लेकिन वो मेरा साइन था और हमने अपने वेल स्टेट ऑफ माइंड में साइन किया, इसी बात का वो विटनेस है। अब बात आती है कोर्ट क्या कहेगा, अगर विटनेस का साइन है, विटनेस को बुलाया, उससे पूछा तो वो मान लिया जाएगा। अब उसका क्लेम क्या है, विटनेस झूठा है, यही बोल रहे हो? अगेन बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूफ कर दो, यही तो लॉ में केस चलता है, कोर्ट में यही तो केस चलता है। अगर विटनेस, हाँ बेटा, तो वैसे तो देखो इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, ठीक है, बट सब चलता है हमारे देश में, जो पकड़ में आ जाए उससे साइन करा लेते, कोई नहीं तो कोर्ट में जो दो लोग होते हैं, हाँ और क्या। अरे आपको पता है टेक्निकली क्या होता है, ट्रांसफर ही बाद में साइन करते, विटनेस पहले साइन कर देता है। हाँ जैसे मान लो हमें कराना है, दो विटनेस पकड़ में आ गए, रियल बात बता रहे आपको, विटनेस से साइन कर लिए, विटनेस ने अपना नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, नाम लिख दिया, समझ लो विटनेस के साइन है, एग्जीक्यूटर के साइन नहीं है। विटनेस किस बात का विटनेस उसको पता ही नहीं है, हाँ वो विटनेस खुश है हमसे साइन कराया गया है, किसी को पकड़ा मतलब हमारे गार्ड था उसको बुला लाए, हमने कहा भैया साइन कर दो, विटनेस हो गया, उसको पता नहीं हो किस चीज का विटनेस, उसने साइन कर दिया। तो लॉ तो फिर यही है ना, लॉ इसी हिसाब से चलता है, बनाए रूल सब हैं बट फॉलो उस हिसाब से नहीं होते, बिकॉज एक बात बताओ, विटनेस का साइन हो गया, ट्रांसफर के साइन हो गया,
अब कैसे पता चलेगा किसका पहले हुआ है? थोड़ी पता चल सकता। तो रजिस्ट्रार तो ये देखता है तीनों के साइन है कि नहीं है। ट्रांसफरर के 2 विटनेस, ट्रांसफरी के 2 विटनेस, सबके साइन है तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हमने पता है चैप्टर इसलिए शुरू किया था, बता दे रहे ऑब्जेक्टिव, कि इसका फर्स्ट पोर्शन एक सेपरेट चैप्टर है, सेकंड सेपरेट है, तो हमने सोचा था 3 दिन में फिनिश कर लेंगे तो सीरीज में दे देंगे। हमको लग रहा है अच्छा अब तुम लोग और ज्यादा पूछोगे हम खत्म नहीं होने देंगे, है ना। एंड दिस इज द फर्स्ट, मतलब आई एम रियली लाइकिंग इट, हमें अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे डाउट पूछते हो, मजा आती है, डिस्कशन होता है। बट इट इज द फर्स्ट टाइम एवर किसी बैच में ऐसा हुआ है कि हम पहली क्लास में यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी हम ये अंदर नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। और टेक्निकली ये छोटा सा चैप्टर है तो हम आधे 30% अभी तक हमारा हो चुका होता है, बट आई एम हैप्पी। हाँ पूछो। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ और क्या, बिल्कुल सब जाते हैं कोर्ट, सब कोर्ट जाते हैं, जो रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, जो ट्रांसफर है, आप लोग नहीं देख पाओगे कितना बड़ा चैप्टर है, वो जहां से टीपी शुरू हो रहा है ना उसके पहले खत्म हो जाए, आपको लगेगा इतना बड़ा चैप्टर कैसे खत्म हो जाएगा। वापस आ जाओ, कुछ नहीं कुछ नहीं, इग्नोर। जो एक मिनट उसका ले रहे हैं, ट्रांसफरर उसके 2 विटनेस, ट्रांसफरी उसके 2 विटनेस, कितने लोग हो गए? गिन लो शाम तक गिन लो 6 हुए, ठीक है। 2 विटनेस 2 विटनेस 4 और 6, ये 6 लोग सब जाते हैं कोर्ट में रजिस्ट्रार के पास। फिर रजिस्ट्रार की जो टेबल होती है वहां लगा होता है कैमरा, वहां अपना मुंह दिखाना पड़ता है ऐसे सारी उंगली, थंब इम्प्रेशन भी नहीं, सारी उंगलियों के लगते हैं ऐसे ठप्पे, साइन से नहीं चलता काम, साइन तो फैब्रिकेट हो सकता है, फिंगरप्रिंट्स इज मोर जेन्युइन, ये सब रजिस्ट्रार की आंखों के सामने करना पड़ता है तब रजिस्ट्री होती। काफी चीजें मतलब प्रॉपर्टी के अलावा पूछो तब तो बताएंगे, ऐसे क्या बता दें मैरिज रजिस्ट्रेशन पूछ रही हो? है वही पूछ रही थी, अरे बाप। हाँ, जहाँ प्रॉपर्टी वाला रजिस्ट्री होती है उसी ऑफिस के नीचे मैरिज रजिस्ट्रेशन भी है, जाओ मजा आएगी, एक तरफ डाइवोर्स हो रहा होता है, एक तरफ वरमाला पड़ रही होती है। हाँ हाँ कभी जाइए। हाँ क्या पूछ रहे बेटा? हाँ, हाउ इज डाउरी रिलेटेड मतलब? अब देखो बात इतनी सी है ना, पहले आप बोलते हो गिफ्ट है, जब पटी नहीं तो डाउरी हो जाती है, एज सिंपल एज दैट। जब देता है बेटी का पिता तो वो गिफ्ट बोल के देता है, हमारी बेटी हम दे रहे हैं, और लड़ाई हो गई तो दहेज लिया था, सिंपल। वो तो प्रूव करने पे है। चले, मिल गया। हाँ यहाँ से टीपी शुरू है। हाँ हाँ, तुम अपना पर्सनल पूछ रहे हो ना, प्रॉपर्टी का कुछ है मैटर, तुम जिस हिसाब से पूछ रहे हो एक्सप्रेशन बता रहा है, इसीलिए पूछ रहे हो। हाँ हाँ, क्या लगा सकते हैं, किस बेसिस पे लगाएगा मतलब? हाँ मतलब अगर ऐसा कुछ है कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, हाँ बिल्कुल, और क्या, मतलब यू आर ट्राइंग टू से अग्रीमेंट टू सेल हो गया है, उसके बाद पता चला प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, हाँ और क्या, बिल्कुल बिल्कुल स्टे ऑर्डर लग जाएगा, प्रॉपर्टी आगे एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो पैसा वापस करना पड़ेगा आपको, जो अग्रीमेंट टू सेल में गया है वो ले लेना वापस। साइड गलत बता दी थी मतलब? अच्छा 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 अच्छा, मतलब फेक सेलिंग थी एक तरह, अरे बाप रे, फंस गए थे। चल रहा है अभी, तो अब तुम लोग एक काम करना, जब अगली बार ये कोर्ट जाए तो सब लोग इनके साथ हो लेना रियल में देख क्या हो कैसे क्या होता है। चलिए, हाँ बिल्कुल। हाँ। दे ही कहाँ पा रहे, हम बढ़ ही नहीं पा रहे तुम लोग हमें गिफ्ट देने कहाँ दे रहे। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन डोनर बेवकूफ होगा, एक तो उसने फ्री में दी, ऊपर से वही प्रॉपर्टी लेने के लिए पैसे दे। बट अगर ऐसा है, जैसे मान लो हमने तुम्हें गिफ्ट दे दी, अब तुम वापस नहीं दे रहे हो, लेकिन हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए अब वापस, तो फिर हम तुमसे कहेंगे भैया बेच ही दो, फिर हमें पैसे देने पड़ेंगे। भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन किसी के साथ हाँ बताओ बताओ, जैसा आपने कहा मेरी डेथ हो गई मान लो, फिर
हाँ, अब देखो वही बात आएगी, जो बायर है वो चेक करेगा पहले कि रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में है कि नहीं, रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में होगी नहीं, ओनर हम दिखेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अग्रीमेंट हो गया हमारे बीच में, एक बार क्वेश्चन समझिए क्या है, अग्रीमेंट हो गया ठीक है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई, क्या आप ये प्रॉपर्टी बेच सकते हैं? बेवकूफ बायर मिल गया तो बेच दो, लेकिन अगर बायर कह रहे भैया रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में तो है नहीं, तो पहले तुम रजिस्ट्री कराओ तब बेच पाओगे। दाखिल खारिज सुना है कभी किसी ने? ये दाखिल खारिज यही होता है, दाखिल खारिज समझ गए, पुराने वाले का नाम खारिज करो और नए वाले का नाम दाखिल करो, ये कराना जरूरी होता है। और पूछो, हमें पता है इतने जैसे हमें जो हमें पूछना है कुछ, हमारा तब से लटका हुआ है क्वेश्चन, हमें बार बार डर ये लग रहा हम अपना ना भूल जाए हम क्या पूछने वाले थे। पूछो, हमारे बच्चों पीछे पड़े हैं छोटे हैं, बहुत छोटी है अभी हाँ फिर, नहीं 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 नहीं, ये एक और लॉ का कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग दूसरी जगह पढ़ेंगे। ये दुख किस बात का हो गया तुम्हें? ये हम लोग एक और जगह पढ़ेंगे, अगर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो हाँ, इस रूल को लिस पेंडिस कहा जाता है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट नथिंग न्यू कैन बी इंट्रोड्यूस, मतलब जब तक किसी केस का मतलब प्रॉपर्टी का केस चल रहा है तब तक उसको बेचा खरीदा नहीं जा सकता, और अगर आप बेच रहे हो देन बायर बाइज इज सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ये बात समझ में आई? जो जजमेंट आएगा उसे मानना पड़ेगा। हाँ, तो कोई खरीदता नहीं। पूछ लो, तुम जिस हिसाब से हंस रहे हो तुम पूछोगे जरूर, पूछो पूछो देखा? हाँ पूछो, क्यों कह रहा मेरा भी है, हम भी लाइन में अभी। ठीक, पूछो पूछो। नहीं बेच सकते, कंसेंट लगेगी सबकी, कंसेंट लगेगी, ऐसी प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। कई बार आपको पता है क्या होता है, जैसे पिताजी है उनके 5 बेटे हैं, अब पिताजी ने वो प्रॉपर्टी बेटों में, ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी में पढ़ाएंगे केस, पिताजी ने प्रॉपर्टी 5 बेटों के नाम पे रखी है ना, अकेला बेटा नहीं बेच सकता, उसमें क्लॉज होता है, सबकी कंसेंट लगेगी, ठीक है। और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपना पोर्शन भी बेचना चाह रहे हैं तो अपने ही भाइयों को बेच सकते, बाहर नहीं बेच सकते, सो दैट द प्रॉपर्टी शुड नॉट गो आउटसाइड। तो अगर ये क्लॉज लगा है तो नहीं हो सकता, तभी तो भाइयों में और झगड़ा होता है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। फिर वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं सब सहमति से, जो पैसा आता है उसको डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज द सोल्यूशन। अदरवाइज बेच कोई एक नहीं बेच सकता, और अगर उसने बेच दिया है तो बायर बेवकूफ बन गया, क्योंकि बाकी भाई क्लेम कर देंगे, ठीक है, तो वो बेच नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, तो विटनेस के अलावा दूसरे गवाह लाओ। सी, हमारा लॉ विटनेस को सच मानता है, हमारा लॉ ये मानता है तुम सही हो अंटिल अनलेस यू आर प्रूव्ड रॉन्ग। तो हमारा लॉ मानता है विटनेस सच बोल रहा है हर केस में, इस केस को छोड़ो, जो भी कोर्ट में आके गवाही देता है, हमारा लॉ ये एविडेंस एक्ट में बढ़ाएंगे, हमारा लॉ ये कहता है विटनेस सही बोल रहा है, अगर वो झूठ बोल रहा है तुम प्रूव कर दो। सो वट एवर ही इज स्टेटिंग इज राइट, इफ ही इज स्टेटिंग रॉन्ग बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर होगा। अब तुम ये प्रूव कर दो भाई ये विटनेस तो इनके बिके हुए थे, तो वो विटनेस की गवाही इनवैलिड मान ली जाएगी, बिल्कुल। तो फिर नया गवाह लाओ, ठीक है। और बताओ, बस, थैंक यू सो मच अब आपने कहा, अब देखो 5-10 मिनट बचे हैं, अब आप पढ़ाई हम क्या पूछ रहे थे? हाँ वही वही याद करो। हाँ, हम ये पूछने जा रहे थे, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल, कि मान लीजिए हम अपनी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट दे रहे थे, ठीक है, और हमने साइन कर दी, और आप एक्सेप्टेंस का साइन करने ही वाले थे कि हम मर गए, ठीक है। अब बताओ सेल एग्जीक्यूट गिफ्ट हुई कि नहीं हुई? बताइए, आप साइन करने वाले थे, अभी आपने साइन नहीं किया है और मेरी डेथ हो गई, अब बताओ वो डीड कंप्लीट है कि नहीं? वो डीड कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट कब मानी जाती है? एक्सेप्टेंस। अब बात वही आ जाती है कि प्रूविंग, है ना, आप कहोगे हम चुपचाप साइन कर देंगे, पता कहां से चलेगा, बट दैट इज सब्जेक्ट टू प्रूविंग, ठीक है। इंपॉर्टेंटली बात सिर्फ हम इतनी बताना चाह रहे थे, अ गिफ्ट इज कंप्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस नॉट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए, हाँ, इन अ केस नहीं, आई लाइक इंटरैक्टिव सेशन, मजा आती है जब आप लोग डाउट पूछते हो।
ओके, इसका जो केस है उसका केस का नाम याद रख लो, अब तो शायद याद भी रहेगा जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा करी आपने, कल्याण सुंदरम करुअप्पा। कल्याण सुंदरम नहीं याद रहेंगे, इतने सुंदर तो हैं। इन अ केस वेयर डोनर डाइज बिफोर रजिस्ट्रेशन द डॉक्यूमेंट में बी प्रेजेंटेड, देखो ये लिखा है ऊपर वाली लाइन में, डॉक्यूमेंट में बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर हिज डेथ एंड इफ रजिस्टर्ड इट विल हैव द सेम इफेक्ट एज रजिस्ट्रेशन इन हिज लाइफ। ठीक है, यानी आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद डेथ हो गई, लेकिन अगर डोनी अकेले जाके भी रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो रजिस्ट्रेशन उतना ही वैलिड माना जाएगा जितना तब माना जाता अगर डोनर जिंदा होता। ऑन रजिस्ट्रेशन देखो क्या लिखा है, डीड ऑफ गिफ्ट ऑपरेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक क्वेश्चन पूछे, वैसे तो आगे का टॉपिक था लेकिन आपकी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देख के हम भी पूछेंगे। ए थे, उन्होंने एक गिफ्ट डीड बना के प्रॉपर्टी गिफ्ट करी बी को, लेट से 1 जनवरी 2020, कोई भी ईयर ले लो, 1 जनवरी 2020 को इन्होंने गिफ्ट करी और इन्होंने एक्सेप्ट करी, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लगा लो। ठीक है, और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ 1 जुलाई 2020। ए ने एक गिफ्ट डीड बनाई, गिफ्ट डीड बना के किसको दी? बी को। बी ने एक्सेप्ट कब करी? 1 जनवरी 2020 और उसका रजिस्ट्रेशन कब कराया? 1 जुलाई 2020। ए ने वही प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड बनाई और सी को दी, सेम प्रॉपर्टी। उन्होंने एक्सेप्ट किया 1 फेब को और रजिस्ट्री करा ली 1 मार्च को। पहले तो हमको ये बताओ फ्रॉड कौन कर रहा है यहाँ? क्या फ्रॉड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? सेम प्रॉपर्टी दो लोगों को गिफ्ट कर रहा है, हमको बताओ कौन सा वाला वैलिड होगा? हाँ, एक सेकेंड, आई एम कमिंग बैक टू यू। ऑनलाइन में एक बच्चा पूछ रहा है पता कैसे चलेगा कि बाद में साइन किया है? बेटा वही मैं बता रही हूँ ना, इट इज सब्जेक्ट टू प्रूविंग। ये प्रूव करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट कब साइन हुआ है, और कब साइन हुआ है इसी के लिए विटनेस होते हैं। ठीक है, तो विटनेस से पता चलेगा। हाँ, कमिंग बैक टू माई एग्जाम्पल, विच वन इज वैलिड? फर्स्ट वैलिड है कि सेकेंड वैलिड है? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से फर्स्ट? फर्स्ट वैलिड है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से सेकेंड? सेकेंड वैलिड है। ओके, सेकेंड वैलिड है। पूरे हाथ उठाओ, अब हम सारे साइज के हाथ थोड़ी देख पाएंगे। सेकेंड वैलिड है। वाई सेकेंड? रजिस्ट्रेशन पहले हुआ। वाई फर्स्ट? एक्सेप्टेंस पहले हुई। ओके, तो कुछ लोग कह रहे हैं एक्सेप्टेंस पहले हुई इसलिए वो वैलिड हो, कुछ लोग कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन पहले हुआ वो वैलिड है। तो क्या किया जाए? रजिस्ट्रेशन वाला क्यों? ओके, शी इज सेइंग कि भाई जिस दिन एक्सेप्ट हुई उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा ना, रजिस्ट्रेशन तो इज अ लीगल फॉर्मेलिटी। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था मतलब बेटा? लेकिन सी कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार की नजरों में देखो तो पहले तो हम पहुंचे ना उनके पास। ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है, एक काम करते हैं, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इस लाइन को पढ़ो जरा। ऑन रजिस्ट्रेशन, बस इतनी सी लाइन पढ़ो। ऑन रजिस्ट्रेशन द डीड ऑफ गिफ्ट ऑपरेट्स एज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। अब बताओ फर्स्ट की सेकेंड? वही तो क्वेश्चन है, उसी लाइन को समझाने के लिए तो क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। ऑन रजिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूशन मतलब होता है जब प्रॉपर्टी साइन हुई है। एग्जीक्यूशन मींस व्हेन इट इज साइंड। अब बताओ फर्स्ट की सेकेंड? अभी भी सेकेंड कह रहे हैं कुछ बच्चे। फिर से लाइन पढ़ो जब तक सही आंसर पे नहीं आओगे। ऑन रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाने के बाद द डीड ऑफ गिफ्ट ऑपरेट्स एज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वैलिड वो तभी से मानी जाती है जिस दिन एग्जीक्यूट हुई थी। मतलब फर्स्ट की सेकेंड? फर्स्ट। समझ में आया? ये वैलिड है, ये इनवैलिड है।
रजिस्ट्रेशन पहले नहीं देखना है, रजिस्ट्रेशन इज अ लीगल फॉर्मेलिटी। अरे हमें देखना है एग्जीक्यूशन। एक बार रजिस्टर्ड हो गई, अभी हम इसी में एक सिचुएशन और ले रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर हो गई तो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब देखा जाएगा कि वैलिड किस दिन से है, वैलिड इज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड नॉट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। इसी में मान लो सेम सिचुएशन में हम कह रहे ए ने गिफ्ट डीड बी को दी और इन्होंने एग्जीक्यूट करी 1 जैन को, लेकिन इन्होंने रजिस्टर नहीं कराई। अब बताओ, सेम सिचुएशन है, ए ने बी को गिफ्ट डीड दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया 1 जनवरी को, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई। और फिर उन्होंने सेम गिफ्ट डीड सी को दी जिसने एक्सेप्ट कर ली 1 फेब और रजिस्ट्री करा ली 1 मार्च। अब बताओ कौन सा वैलिड है? अब सेकंड वैलिड हो गया, अब सेकंड वैलिड हो गया। मतलब इन शॉर्ट ऐसे समझो, ये टॉपिक आगे का है लेकिन अभी से समझिए, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड प्रिवेल करेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड में वो वैलिड होगा जो पहले एग्जीक्यूट हुआ। हाँ एब्सोल्युटली, हाँ। नहीं, ये जिस दिन डिस्प्यूट अराइज हुई, भाई जिस दिन डिस्प्यूट अराइज हुई उस दिन हम कोर्ट के पास गए, कोर्ट अब एज ऑन दैट डे देखेगा आज रजिस्टर्ड है कि नहीं है। इसमें भी ये नहीं कह सकता अरे हम तो करा लेते, इसीलिए तो रजिस्ट्री जल्दी से जल्दी कराई जाती है कि कोई और ना क्लेम कर ले। आप समझ रहे हो, नट शेल में लाइन समझो, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के बीच में रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड एंड ओरल के बीच में रजिस्टर्ड, ऑब्वियसली रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के बीच में रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटी है, डीड तो उसी दिन कंप्लीट हो गई थी जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ। बिल्कुल ट्रांसफर प्रॉपर्टी में टॉपिक है, इसको स्पेस सक्सेशनस कहते हैं। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि पिताजी हम ही को देंगे, पता है आपको, ये रियलिटी है। जैसे मान लीजिए पिताजी हैं, ठीक है, मतलब बेटा है, पिताजी के जीते जी बेटे ने उनकी प्रॉपर्टी बेच दी, वो कह रहा है कि मरेंगे एक दिन और हम इकलौते बेटे हम ही को मिलनी है। ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हो सकता है बेटा नालायक को पिताजी ने विल में किसी और का नाम लिखा हो। नहीं, जब तक वो हैं जिंदा तब तक नहीं बेच सकते। आप बेच सिर्फ तब पाओगे जब आपके नाम पे आ जाएगी, ठीक है। तो जब तक आपके नाम पे नहीं आ जाती आप सेल नहीं कर सकते। जिस चीज के मिलने के चांसेस हैं उसे नहीं बेचा जा सकता, ठीक है, फाइन। हमें लग रहा है ये चैप्टर जून तक हो जाए हाँ बेटा, क्या चीज फिर से पूछो? मतलब ए फ्रॉड कर, सी को नहीं पता था कि ऊपर वाला कुछ हो चुका है, सी बोनाफाइड है, बी और सी दोनों बोनाफाइड है, ठीक है, ए मैलाफाइड है ठीक है, सी को थोड़ी पता था, सी को अगर पता होता तो फिर वो ट्रांजैक्शन में एंटर ही ना करता, ठीक है ए को इसलिए वैलिड बताया गया बेटा क्योंकि देखो ये, अगर हम लोग फर्स्ट वाली सिचुएशन लेके चलते कि इसने रजिस्टर करा लिया था, है ना, यही वाला पूछ रहे हो ना, तो ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है। अब अगर दोनों रजिस्टर्ड हैं तो पहले एग्जीक्यूट जिसका हुआ है उसको सही मानते हैं। लॉ में द फर्स्ट इन लॉ इज बेटर इन लॉ, जो पहले होता है उसको सच सही माना जाता है, जो जिसने पहले एग्जीक्यूट किया। तो अगर दोनों रजिस्टर्ड है एज ऑन डेट, तो जो फर्स्ट एग्जीक्यूशन हुआ है जिसने पहले किया है उसके वाले को वैलिड मानिए, ठीक है। मतलब इसका भी लॉजिक समझो, क्यों? दूसरे वाले को पता करना चाहिए था, लॉ कह रहा है दूसरे वाले को पता करना चाहिए था ना कि कहीं एडिट कहीं और रजिस्टर्ड तो नहीं है, किसी और के नाम पे तो नहीं है, ऐसे करके, इसलिए वो कह रहे जो फर्स्ट इन लॉ होता है उसको हम बेटर मान। और यही ये लाइन थी मेन, हम यही छोटी सी लाइन बस समझाने चले गए। ऑन रजिस्ट्रेशन द डीड ऑफ गिफ्ट ऑपरेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। हाँ हाँ, अगर उसका रजिस्टर्ड होता ना पहले, इसी एग्जाम्पल में समझो, मान लो इसने 1 जनवरी एक्सेप्ट किया, उसका 1 फेब रजिस्टर्ड होता तो बताओ क्या होता? बी इनवैलिड होते, सॉरी सी इनवैलिड होते,
हाँ बिल्कुल इनवैलिड होता। नहीं, लेकिन आज जब डिस्प्यूट हुई, ऐसा नहीं है, उसका एग्जीक्यूट पहले हो चुका था। आज जब डिस्प्यूट हुई उस दिन देखा जाएगा, सबसे पहली चीज देखा जाएगा रजिस्टर्ड की अनरजिस्टर्ड, उनका नहीं, दोनों रजिस्टर्ड है। अब देखा जाए तो यहाँ रजिस्ट्रार की भी तो गलती है, सेम प्रॉपर्टी 2 बार रजिस्टर हुई। एग्जैक्टली, बट एज ऑन डेट दोनों रजिस्टर्ड है। अब किसको प्रायोरिटी मिले? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, जो पहले आया। ठीक है, एक पार्किंग पे दो लोगों ने गाड़ी खड़ी करी, वो पार्किंग लीगल थी, तुमने भी खड़ी करी, उसने भी खड़ी करी, लेकिन बाद में पता चला एक ही खड़ा कर सकता है, तुम हटाओगे अपनी गाड़ी? बस वही हम कह रहे थे देर से। दैट्स ऑल योर ऑनर। लेकिन एग्जीक्यूट किसकी पहले हुई? पहले अग्रीमेंट किसके साथ हुआ, ये लॉ में देखा जाता है। नहीं, उसमें उसमें कुछ और हुआ होगा, या तो पहले वाले ने रजिस्टर ही नहीं कराया होगा, तो बी को प्रायोरिटी मिल जाएगी। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं। वो तो फिर ये हो गया ना, ये अनरजिस्टर्ड है, यही तो मेरा सेकंड एग्जाम्पल था, और दूसरा रजिस्टर्ड है, तो फिर तो दूसरे को मिल जाएगी। वही तो हम बोल रहे हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड को मिलेगी, और दो रजिस्टर्ड में फर्स्ट एग्जीक्यूशन को मिलेगी। हाँ, बाय गलती, गलती कह लो या घूस कह लो, वट एवर, बट रूल है लॉ में कि अगर ऐसा हो जाता है बाई चांस, जैसे मान लो, मतलब पहले बी वाली। हाँ, हाँ, अब इसमें क्या होगा, वो रजिस्टर कराने गया, उसने रजिस्टर नहीं कराई, तो सिचुएशन क्या हुई? अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ना, तो बी को मिल जाएगी, सी को मिल जाएगी प्रायोरिटी। पकड़ा एक हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है, तो आई थिंक अब कोर्ट को वो करा जाए, क्या करते हैं? हाँ, एडजर्न करते हैं, अब अगली तारीख को मिलेंगे हम लोग। चलिए, एब्सोल्युटली। लॉ आपको जितनी पढ़ने में तो बहुत आसान है, होने में आपको क्या लगता है सालों केस क्यों चलते हैं? इसीलिए तो चलते हैं, वही तो बात है। चलिए।